जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। ठीक है, द्वितीय है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग विजय कविता किसने लिखी है? कलिंग विजय कविता मुक्तिबोध ने, दिनकर ने, अज्ञेय ने या फिर पंत ने? दोस्तों कलिंग विजय कविता दिनकर जी ने लिखी है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों जो नोट्स दिए गए हैं इसे ध्यान से पढ़िएगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। दोस्तों इसमें नोट्स को पढ़िएगा। कलिंग पूर्वी मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्रीय उपखंड था। ठीक है, यह वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, अधिकांश ओडिशा और मध्य प्रदेश राज्यों के एक हिस्से से मेल खाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। कलिंग का प्राचीन नाम तटीय उड़ीसा था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि जो कलिंग है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो तटीय उड़ीसा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने व्हाट्सएप पर इसे शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, कम से कम 5 लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है दोस्तों ये आपके पूरे यूट्यूब पर इस क्लास जैसा दूसरा क्लास नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों आपको पता लग जाएगा यह क्लास कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा है, एर नगपति मेरे विशाल, यह दिनकर की किस कविता की पंक्ति है? कविता की पुकार की, कलिंग विजय की, हिमालय के या कुरुक्षेत्र? तो यह हिमालय की है, ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी हैं, रश्मिरथ है, रेणुका है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, हुंकार है, सामधेनी है, नीम के पत्ते हैं। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे याद रखिएगा। दिनकर का पहला काव्य संग्रह कौन है? विजय संदेश, वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर ये कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो काव्य पहला काव्य संग्रह कौन है, तो विजय संदेश है। और ये पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो पहला काव्य संग्रह विजय संदेश था वह कब प्रकाशित हुआ था, किस सन में? तो 1928 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे पूछेगा जरूर आपके एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा इसे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और उर्वशी। ठीक है, उन्हें वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, जो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनकी कुछ रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था 1959 में। ये रचनाएं हैं परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और उर्वशी। ठीक है, इन तीनों रचनाओं के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य है? रश्मिरथ, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी या रसवंती? इनमें से कौन महाकाव्य है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी इन रचनाओं में महाकाव्य है। दोस्तों हिंदी में जितने भी महाकाव्य हैं मैंने उनको इंक्लूड किया इसमें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हिंदी में महाकाव्य उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी द्वारा रचित है। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। ये सभी दोस्तों याद रखिएगा महाकाव्य हैं। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत संत के रचनाकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें कमायनी के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। गांधी पारायण के रचनाकार अंबिका प्रसाद दिव्य जी हैं। दैतवंश के रचनाकार हरदयाल सिंह जी हैं। हल्दी घाटी की रचना श्याम नारायण पांडे जी की है। कुरुक्षेत्र की रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। आर्यावर्त की रचना किसने की थी? मोहनलाल महतो ने। ठीक है, नूरजहां की रचना गुरु भक्त सिंह जी ने की थी। कुणाल की रचना सोहनलाल द्विवेदी जी ने की थी। और वर्धमान जो है वह महाकवि अनूप द्वारा रचित है। ठीक है, ये सभी महाकाव्य हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है इसमें, दिनकर का कुरुक्षेत्र के कितने सर्ग हैं?
तो दोस्तों इनके 7 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4 का। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 7 सर्ग किस में है, तो कुरुक्षेत्र की रचना में है। ठीक है, यह एक प्रबंध काव्य है जो साल 1946 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र किस साल में प्रकाशित हुआ, तो 1946 में प्रकाशित हुआ। यह मानव धर्म और कर्म की विचारात्मक गाथा है और महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। ठीक है, इस कविता में दिनकर ने मुख्य रूप से यह बताने की कोशिश की है कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं का जड़ होता है। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में किसका संवाद है, तो याद रखिएगा भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। प्रश्न नंबर 5 है इसमें, दिनकर का अर्थ क्या होता है, तो दिनकर का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर एक साहित्यकार थे। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने 1924 में काव्य रचना शुरू कर दी थी। ठीक है, उनकी कुछ रचनाएं हैं दोस्तों और सन भी दिया गया है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, रेणुका की रचना कब की थी इन्होंने, 1935 में। कुरुक्षेत्र की रचना 1946 में। रश्मिरथ की 1952 ईस्वी में। उर्वशी का 1961 में। परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा आप इसे। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से दिनकर की कौन सी रचना है, तो दोस्तों रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, सामधेनी और रश्मिरथ, ये सभी क्या है, उपरोक्त सभी दिनकर जी की रचनाएं हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, हिमालय का संदेश शीर्षक कविता किसकी रचना है, रामनरेश त्रिपाठी जी का, गोपाल सिंह नेपाली जी, या रामधारी सिंह दिनकर, या आरती प्रसाद जी का, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है दोस्तों, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। हिमालय का संदेश कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह कविता उनके काव्य संकलन नील कुसुम में संकलित है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों इसे। नील कुसुम में क्या संकलित है, हिमालय का संदेश, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, शहीद सतवन निम्न में से किस कवि की रचना है, महादेवी वर्मा की, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, सोनलाल द्विवेदी, या रामधारी सिंह दिनकर, तो दोस्तों शहीद सतवन के जो रचनाकार है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों इसे ध्यान से पढ़िएगा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, इतिहास के आंसू, रश्मिरथ, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनका निधन यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। आपके एग्जाम में ये पूछेगा जरूर दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये 100% श्योर है, ये पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को। ठीक है, कहाँ हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, ये भी पूछेगा कि उनका निधन कब हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो 24 अप्रैल 1974 को। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के मद्रास में। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी में 2 राष्ट्र कवि माने गए हैं। ठीक है, इसकी को याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा इसे, या तो फिर इसे नोट करिए। हिंदी में 2 राष्ट्र कवि माने गए हैं, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 तक, ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। वे हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, इसकी को याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। साहित्य जगत में उन्हें दद्दा नाम से भी जाना जाता था।
ठीक है, इस की को भी याद रखिएगा दोस्तों। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में आपके कि साहित्य जगत में दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को जाना जाता है। राष्ट्र कवि की पदवी किसने दी थी, तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसे दी थी, तो मैथिली शरण गुप्त जी को दी थी। ठीक है, इसकी को याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी राष्ट्र प्रेम और ओजस्वी कविताओं के लिए एक जन कवि के साथ साथ राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है इसमें, बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन से है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आएगा जरूर दोस्तों, 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, इसे आप लिख कर रख लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो पहली रचना है दोस्तों वो भी पूछेगा, और बालकृष्ण शर्मा जो नवीन जी हैं इनकी पहली रचना है वो भी पूछेगा 5th सेमेस्टर में, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो इनका प्रथम काव्य संग्रह दोस्तों कुमकुम। ठीक है, अगर पूछेगा कि कुमकुम का किस सन में हुआ था, इसका रचना कब किए थे, तो 1936 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम था। यह 1936 में प्रकाशित हुआ था। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो अपलक है, यह 1951 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, रश्मि रेखा है, क्वासी है, उर्मिला है, प्राणापर्ण है, हम विषयापी जन्म के, ये सभी बालकृष्ण शर्मा जी की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने विनोबा स्तवन शीर्षक प्रशस्ति और उद्बोधन की रचना की। ठीक है, विप्लव गान की भी उनकी रचना है। ठीक है, विप्लव गान भी उनकी रचना है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। यह कविता स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित है। आगे नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सुजालपुर गांव में हुआ था। उनका निधन 29 अप्रैल 1960 को हुआ था। ठीक है, इसे याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये पूछेगा जरूर, मैं श्योर हूँ ये आएगा जरूर। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म कब हुआ था, पूछेगा। 8 दिसंबर 1897 कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर जिले के सुजालपुर गांव में। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई, 29 अप्रैल को कब हुई थी, तो 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने साल 1960 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये की है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, कलम आज उनकी जय बोल निम्न कविता किस रचनाकार की है, तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 12 इसमें है दोस्तों, नवीन जी किस युग के कवि हैं। दोस्तों नवीन जी किस युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, इनमें से कोई नहीं, या फिर छायावाद। तो दोस्तों जो नवीन जी थे वो द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। नवीन जी ने अपनी कविता में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बुंदेली, उर्दू और मालवी के साथ साथ मालवी के शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उन्हें। वे 1952 से मृत्यु पर्यंत अर्थात 29 अप्रैल 1960 ईस्वी तक संसद के सदस्य भी रहे। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो बालकृष्ण शर्मा है नवीन जी, ठीक है, यह संसद के सदस्य कब बने थे, तो 1952 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, बालकृष्ण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, देखिए ये पूछ लिया। तो बालकृष्ण शर्मा जी का जन्म भयाना गांव में हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, बालकृष्ण शर्मा किस वर्ष भारतीय संसद के
सदस्य थे। देखिए दोस्तों, ये ऊपर मैंने पढ़ाया था ना अभी कि बालकृष्ण शर्मा भारतीय संसद के सदस्य कब थे, तो 1952 में थे। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो याद होगा आपको, या 1952 में थे। ठीक है, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि बालकृष्ण शर्मा भारतीय संसद के सदस्य कब थे, तो 1952 में। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा किस पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किए थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें 90% स्टूडेंट जो होते हैं, छात्रा या छात्राएं, वह इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं उनकी 2 पत्रिकाएं थी, प्रताप और प्रभा। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है कि प्रधान संपादक के रूप में किसमें कार्य किए थे, तो जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं प्रधान संपादक के रूप में दोस्तों वो प्रताप पत्रिका में काम किए थे। ठीक है, प्रताप पत्रिका में प्रधान संपादक के रूप में बालकृष्ण शर्मा जी काम किए थे। ठीक है, आगे अभी देखेंगे दोस्तों, अभी आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। नोट्स को पढ़ लीजिए एक बार। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का भी संपादन उन्होंने ही किया था। ठीक है, 1921 से 1923 ईस्वी में। इस सन को याद रखिए, ये प्रश्न में आपके पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नवीन जी ने हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने के लिए किस पत्रिका में कार्य किया। देखिए, तो यहाँ पूछा है जो राष्ट्रीय काव्य धारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए नवीन जी ने प्रभा पत्रिका में कार्य किया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो एग्जाम में। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा जो नवीन जी हैं उन्होंने प्रभा पत्रिका में संपादन किस वर्ष किया। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ दिया, अभी मैंने आगे पढ़ाया है दोस्तों। अगर यदि आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 1921 से 1923 तक बालकृष्ण शर्मा जी ने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी किस प्रकार के कवि थे। परंपरा, समकालीनता। तो ये दोनों प्रकार के कवि थे। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा जी परंपरा और समकालीनता दोनों प्रकार के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्वच्छंदत्ववादी धारा के प्रतिनिधि कवि थे। वे परंपरा और समकालीनता के कवि हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया था, किस सन में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में डाक टिकट किस सन में जारी किया था। 1982 में, 1972 में, 1999 में या 1987 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 1999 में भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। प्रश्न नंबर 20 है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहली कविता दोस्तों 1928 में प्रकाशित हुई थी। कविता का नाम क्या था, तो विजय संदेश नाम था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आएगा जरूर। ठीक है, अर्धनारीश्वर किस विधा से है। निबंध विधा, कहानी विधा, एकांकी या व्यंग है। तो दोस्तों जो अर्धनारीश्वर है यह कहानी विधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 21 का। दोस्तों नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है। ठीक है, यह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास के लिए उन्हें 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा इसे। प्रश्न नंबर 22 है, दिनकर किस युग के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, रीतिकाल युग के या फिर छायावादोत्तर। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 23 इसमें पूछा है दोस्तों, दिनकर जी किस काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के, आधुनिक काल के, नव्य काव्योकालीन युग के या फिर भक्ति काल के।
दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी है 23 का। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, दिनकर जी लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, वे पहली बार कब राज्यसभा के लिए चुने गए थे? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो वह पहली बार राज्यसभा के लिए दोस्तों 1952 में चुने गए थे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर पहली बार राज्यसभा के लिए 1952 में चुने गए थे। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर जी 1952 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद वे लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 3 अप्रैल 1952 से 26 जनवरी 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। इस तरह से कोई पढ़ाएगा नहीं आपको पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, और इसे शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप पर। कम से कम 5 लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे दोस्तों। ठीक है, दिनकर जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये पूछेगा ज़रूर आपके एग्जाम में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप। दिनकर जी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कौन सा? 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। 1968 में राज्यसभा विद्यापीठ से साहित्य चूड़ामणि के रूप में सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। और 1959 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। ठीक है, इन चारों को याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक तो आएगा, पक्का है एकदम। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद, अवसरवादी, प्रयोगवादी या छायावादी? तो दोस्तों जो रामधारी सिंह दिनकर हैं यह प्रगतिवाद, ठीक है, प्रगतिवाद कवि माने जाते हैं। दोस्तों क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप पर कम से कम 5 लोगों को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।